स्वागत है मेरे कहानी में आप सभी का। आज की कहानी है दयालु डीएम। एक ही डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब और एसपी मैडम की शादी हो रही थी। शादी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। डीएम साहब ने वहाँ पर भिखारियों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया था, क्योंकि उनका मानना था कि हम इंसान हैं और हमें इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। यानी डीएम साहब बड़े ही दयालु किस्म के आदमी हैं। इसी वजह से अपनी शादी में उन्होंने भिखारियों के लिए भी खाने पीने का प्रबंध किया था। शादी के दौरान जब दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे हुए थे और सभी लोग उन्हें बधाइयां देने आ रहे थे, उसी समय एक भिखारी स्टेज पर चढ़ गया। स्टेज पर चढ़ने के बाद वह डीएम साहब की तरफ घूर घूर कर देखने लगा और उन्हें देखकर हंसने लगा। हंसते हंसते उसने कहा, अगला नंबर तेरा है। ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर एसपी मैडम, जो दुल्हन के लिबास में बैठी थी, तुरंत पुलिस वालों को आदेश देती हैं कि उसे वहां से निकाल दिया जाए। लेकिन तभी डीएम साहब पुलिस वालों को रोकते हैं और उस भिखारी से पूछते हैं, भाई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि अगला नंबर तेरा है? डीएम साहब के मन में यह सवाल चल रहा था कि वह भिखारी कौन है और इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, जबकि उसे पता है कि यह यहाँ का डीएम है। वो यह एसपी साहब मैडम बार बार उसे भगाने का आदेश देती रही, लेकिन डीएम साहब ने पुलिस वालों को रोक दिया। एक और कारण था कि जब वह भिखारी स्टेज पर चढ़ा तो एसपी मैडम के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। यह देखकर डीएम साहब और भी जिज्ञासु हो गए। वह जानना चाहते थे कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है और इसके पीछे कहीं कोई गहरा राज तो नहीं है। डीएम साहब उस भिखारी को एक साइड में ले जाकर पूछते हैं, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरी पत्नी कौन है? हम लोग यहाँ के बहुत बड़े अधिकारी हैं। हम चाहे तो तुम्हें एक ही झटके में जेल की सलाखों के पीछे करवा सकते हैं। भिखारी जवाब देता है, साहब मुझे पता है कि आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वह सच है। मैं उस महिला को अच्छी तरह से जानता हूँ जिसे आप शादी कर रहे हैं। यह सुनकर डीएम साहब हैरान हो जाते हैं। वह थोड़ी देर तक सोचते हैं और फिर उससे पूछते हैं, कैसे जानते हो तुम उसे? मैं और तुम्हारा उससे क्या कनेक्शन है? भिखारी कहता है, साहब अगर आपको मेरी कहानी सुननी है तो थोड़ा समय लगेगा। अगर आपके पास समय हो तो मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। डीएम साहब कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी एसपी मैडम वहाँ आ जाती हैं। वह डीएम साहब से कहती हैं, चलो यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी शादी है और तुम इसके साथ क्या बातें कर रहे हो? यह सुनकर डीएम साहब का शक और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि एसपी मैडम बार बार उस भिखारी को भगाने की कोशिश कर रही थी और डीएम साहब को उससे दूर रखने का प्रयास कर रही थी। डीएम साहब सोचते हैं और फिर कहते हैं, चलो तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। और इसके बाद वह उस भिखारी से उसकी कहानी पूछने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और भी बढ़ सके और मैं इसी तरह रोज रोज आप लोगों को और दिलचस्प कहानियाँ सुनाती रहूं। दोस्तों, भिखारी अपनी कहानी शुरू करते हुए कहता है, आज से लगभग 6-7 साल पहले दिल्ली के एक कॉलेज में
एक लड़का पढ़ा करता था जिसका नाम राजीव था। राजीव के पिता फर्नीचर के बहुत बड़े व्यापारी थे और वह पढ़ाई लिखाई में भी काफी अच्छा था। उसी क्लास में एक लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम रोशनी था। रोशनी और राजीव दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और बाद में शादी करने का फैसला कर लिया। रोशनी का घर परिवार भी काफी अच्छा और प्रतिष्ठित था। उसके भाई और पिता बड़े बड़े अधिकारी थे और इसी वजह से रोशनी भी पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना चाह रही थी। जब उसके अपने घर में बताया कि वह राजीव नाम के लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, तो उसके घर वाले खुशी खुशी राजी हो गए। इधर राजीव के घर वाले भी शादी के लिए तैयार हो गए। दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। राजीव ने अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया और उसी पर ध्यान देने लगा। इधर रोशनी अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहती थी ताकि अपने भाई और पिता की तरह एक बड़ा पदाधिकारी बन सके। राजीव ने भी रोशनी को पढ़ाई में पूरा सहयोग दिया। धीरे धीरे रोशनी ने अपनी मेहनत और लगन से आईपीएस अधिकारी बनने का सपना पूरा कर लिया। आईपीएस बनने के बाद रोशनी ने एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपनी पोस्टिंग संभाल ली। इधर राजीव अपने बिजनेस में दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। उसका बिजनेस धीरे धीरे गिरने लगा। दूसरी तरफ रोशनी का कैरियर उन्नति की ओर बढ़ रहा था, जबकि राजीव का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा था। रोशनी को अफसर बने हुए 1 साल बीत गया, लेकिन इस दौरान राजीव का पूरा बिजनेस ठप हो गया। राजीव अपने डूबते हुए धंधे को देखकर बहुत परेशान रहने लगा और डिप्रेशन का शिकार हो गया। जहां उसका बिजनेस था वहां अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह लोगों को अजीब निगाहों से देखने लगा। राजीव के घर वाले ने उसे सलाह दी, बेटा तेरी पत्नी एक बड़ी अधिकारी है, उसके पास सरकारी आवास भी है, तू कुछ दिन उसके पास चला जा, तेरा मन भी बहल जाएगा और परेशानी भी नहीं होगी। राजीव ने अपने घर वालों की बात मानी और अपनी पत्नी रोशनी के पास कानपुर पहुंच गया, जहां उसकी पोस्टिंग थी। रोशनी ने उसका अच्छे से ख्याल रखा और कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहो, कोई भी परेशानी नहीं होगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रोशनी अपने पति की देखभाल किया करती थी और अपने कार्यभार को अच्छी तरह से संभाल रही थी। तभी अचानक उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नए डीएम साहब की पोस्टिंग होती है, जिनका नाम होता है अविनाश। उनके स्वागत के लिए एसपी मैडम गुलदस्ता लेकर उनके ऑफिस पर पहुंचती है। जैसे ही वह डीएम साहब को देखती है तो पहली ही नजर में उन्हें अपना दिल दे बैठती है, जिनका नाम होता है अविनाश। उनके स्वागत के लिए एसपी मैडम गुलदस्ता लेकर उनके ऑफिस पर पहुंचती है। जैसे ही वह डीएम साहब को देखती है तो पहली ही नजर में उन्हें अपना दिल दे बैठती है। इसके बाद रोशनी के दिमाग में डीएम साहब के लिए प्यार उमड़ने लगता है और वह उन्हें दिलो जान से प्यार करने लगती है। वह सोचती है कि अब किस तरह से उनसे शादी की जाए। रोशनी बार बार मौके ढूंढा करती डीएम साहब से मिलने का और घंटों तक उनसे बात करने लगती है। यह बात डीएम साहब को भी महसूस हो जाती है। इसके बाद डीएम साहब एक दिन उससे पूछ ही लेते हैं। डीएम साहब जैसे ही रोशनी से पूछते हैं तो रोशनी अपने मन की बात बता देती है और डीएम साहब से
अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब जैसे ही अविनाश यह बात सुनते हैं तो उन्हें यह बात एकदम से बड़ी अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वह सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हो सकता है पहली ही नजर में इसे मुझसे प्यार हो गया हो। डीएम साहब बड़े ही सुलझे हुए इंसान थे और बहुत ही ज्यादा दयावान भी। वह कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, हम दोनों शादी कर लेंगे। जैसे ही रोशनी शादी की बात सुनती है तो एकदम से उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन वह यहाँ पर जैसे तैसे करके बात को संभाल लेती है, क्योंकि रोशनी की पहले ही शादी हो चुकी थी और उसका पति डिप्रेशन की हालत में घर के अंदर रहा करता था। उसे उसकी देखभाल करनी पड़ती थी, लेकिन रोशनी का प्यार डीएम साहब के लिए कुछ ज्यादा ही था। इसी वजह से उसने राजीव के कॉलेज वाले प्यार को भूल गई और अब राजीव को रास्ते से हटाना चाहती थी। इसी कारण रोशनी एक डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कुछ ऐसी मेडिसिन ले लेती है जिन दवाइयों को खाने के बाद राजीव की दिमागी हालत थोड़ी खराब हो जाएगी। रोशनी डॉक्टर से वो दवाइयाँ ले आई और लाने के बाद अपने पति को डिप्रेशन की दवाई बोल कर देने लगी। वह झूठ मूठ का ड्रामा किया करती थी, उसका ख्याल रखने का, और उसे उन दवाइयों को खिलाती रहती थी। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद अचानक राजीव की दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद रोशनी राजीव को पागल खाने में भर्ती करा देती है। राजीव वहाँ पागल खाने में पागलों को बीच में रहने लगता है। वहाँ पर रहने के बाद जो दवाई रोशनी उसे दिया करती थी वह उसे वो नहीं मिलती है और धीरे धीरे राजीव पर उन दवाइयों का असर खत्म हो जाता है। वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है कि वह पागल खाने के अंदर है तो वह इधर उधर देखने लगता है, डॉक्टरों से गुहार लगाने लगता है और कहता है, साहब मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन डॉक्टर उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसे पागल खाने के अंदर ही भर्ती रख देते हैं। अब इसी दौरान डीएम साहब के घर वाले उनसे शादी के लिए बोलने लगते हैं। वे कहते हैं, बेटा अविनाश, अब तुम शादी के योग्य हो गए हो और अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद डीएम साहब अपने घर वालों को बताते हैं, माँ, बाबूजी, मैं जहाँ काम करता हूँ वहीं पर एक एसपी मुझे बहुत खूबसूरत लगती है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अब अविनाश के घर वाले को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि लड़की एसपी थी और देखने में काफी खूबसूरत थी। जब अविनाश ने उसका फोटो दिखाया तो उसे देखकर उन्होंने झट से हामी भर ली और कहा, ठीक है बेटा, अगर इसी लड़की से शादी करना चाहते हो तो इसी से कर लो। अब अड़ोस पड़ोस के लोग बातें बनाने लगे हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा शादी कब करेगा, उसकी उम्र भी अब ज्यादा हो चुकी है। अविनाश रोशनी से शादी की बातें कर लेता है और सब तय हो जाता है। अविनाश के घर वाले एक शुभ मुहूर्त निकालकर दोनों की शादी तय कर देते हैं। अब अविनाश रोशनी से कहता है कि वह उसे अपने घर वालों से मिलवाना चाहता है, तो वह तरह तरह के बहाने बनाकर टाल देती है और मिलने से मना कर देती है। शादी तय हो चुकी थी और शादी में लगभग 6 महीने का समय था। अब अविनाश और रोशनी दोनों एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे। जब भी उन्हें मौका मिलता दोनों साथ बैठकर हंस हंस कर बातें करते। इधर राजीव पागल खाने में डॉक्टरों से बार बार कहता रहता, मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी बात नहीं सुनता। तभी एक दिन अचानक एक बड़े डॉक्टर साहब वहाँ विजिट करने के लिए आते हैं। राजीव उन्हें देखकर समझ जाता है कि ये कोई वरिष्ठ डॉक्टर हैं और ये चाहे तो उसे वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं।
इसके बाद राजीव उनसे पास जाकर गुजारिश करता है, साहब मुझे पता है कि आप बड़े डॉक्टर हैं, अगर आप चाहें तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे कुछ दवाइयाँ खिलाकर इसकी वजह से ही ऐसा हुआ है। डॉक्टर साहब उसका टेस्ट करते हैं। टेस्ट के बाद उन्हें पता चलता है कि राजीव दिमाग से बिल्कुल ठीक है और अब उसे वहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब उसे वहाँ से जाने की अनुमति दे देते हैं। राजीव वहाँ से निकलता है और सीधा अपनी पत्नी की सरकारी आवास पर पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही वह घर पहुँचता है, वह गार्डन में देखता है कि उसकी पत्नी एक और व्यक्ति के साथ बैठी हुई है और हंस हंस कर बातें कर रही है। यह देखकर राजीव वहीं छुप जाता है और छुपकर रोशनी का पीछा करने लगता है। वह उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता है। कुछ सिपाही जो रोशनी की सुरक्षा के लिए तैनात थे उससे पूछता है, यह मैडम कौन है और उनके साथ यह व्यक्ति कौन है। सिपाही उसे बताते हैं कि ये दोनों शादी करने वाले हैं और लगभग 6 महीने बाद इनकी शादी हो जाएगी। यह सुनकर राजीव एक बार सोचता है कि क्यों न जाकर रोशनी से साफ साफ कह दे, लेकिन उसके साथ गलत किया है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसकी शादी डीएम साहब से होने वाली है और यहाँ की एसपी है। अगर वह चाहे तो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। इसी डर के कारण राजीव उनसे कुछ भी नहीं कह पाता और इधर उधर भटकने लगता है। अब जब वह अपने माता पिता के पास जाने का सोचता है तो फिर उसे ख्याल आता है कि अगर रोशनी को यह पता चल गया कि वह ठीक हो गया है तो वह उसके साथ कुछ गलत कर देगी और उसे दोबारा से पागल खाने में भेज देगी। इसी वजह से राजीव ना तो अपने घर जाता है ना ही रोशनी से कुछ कह पाता है। वह उसी शहर में रहकर भीख मांगने लगता है और इसी तरह अपना गुजारा करता है। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद अचानक से एक शादी का निमंत्रण सभी भिखारियों के बीच बांटा जाता है। यह शादी डीएम साहब और एसपी मैडम की थी, यानी कि उसकी पत्नी रोशनी की शादी। इस निमंत्रण को देखकर राजीव भी उस शादी में जाने का फैसला कर लेता है। शादी के दिन राजीव वहां पहुंचता है। भिखारियों के लिए खाने पीने का अलग से प्रबंध किया गया था, जहां उन्हें भरपेट खाना खिलाया जा रहा था। स्टेज सजा हुआ था। स्टेज पर रोशनी बैठी हुई थी और उनके साथ डीएम साहब बैठे हुए थे। राजीव वहां पहुंचकर डीएम साहब की तरफ देखता है और हंसने लगता है। हंसते हंसते वह कहता है, अगला नंबर 13 है। ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद राजीव डीएम साहब से कहता है, आगे की कहानी तो आपको पता है, क्योंकि वह लड़का मैं हूँ जिसका नाम राजीव है और कलेक्टर साहब आप हो जिसका नाम अविनाश है। रोशनी मेरी पत्नी थी जिसे मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसने मुझे रास्ते से हटाया और आपसे शादी करने के लिए आपको यह बात अब तक नहीं बताई होगी कि उसकी पहले से मेरे साथ शादी हो चुकी है। अब जो डीएम साहब थे वह राजीव की बात सुनते हैं। उन्हें वह सारी बातें याद आती है कि कैसे रोशनी बार बार राजीव को वहाँ से भगाने की कोशिश कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि डीएम साहब राजीव से बात करे। इसके बाद डीएम साहब को राजीव पर पूरी तरह से विश्वास हो जाता है, लेकिन फिर भी वह उससे पूछते हैं, अगर तुम पागल खाने में थे तो तुम्हें यह बातें कैसे पता चली कि इस घर के अंदर क्या हुआ। राजीव कहता है कि साहब, जब मैं पागल खाने से निकला तो मैंने पूरी तहकीकात की। तहकीकात के दौरान मुझे सारी बातें पता चली। पड़ोस के लोग इस बारे में बातें कर रहे थे कि रोशनी ने अपने पति को पागल घोषित कर दिया और अब किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर रही है। डीएम साहब इस बात को और स्पष्ट करना चाहते थे। वह रोशनी को वहीं पर बुला लेते हैं
बुलाने के बाद वह उससे पूछते हैं, रोशनी क्या तुम इसे जानती हो? रोशनी थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन फिर कह देती है, नहीं, मैं इसे नहीं जानती। तब राजीव कहता है, क्यों झूठ बोल रही हो? मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ जिससे तुमने शादी की थी। क्या हम दोनों कॉलेज में साथ नहीं पढ़ते थे? लेकिन रोशनी साफ साफ मना कर देती है और कहती है, नहीं, मेरा इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानती। तभी राजीव अपने पर्स से एक फोटो निकालता है। उस पर्स में उसने आज तक अपनी और रोशनी की एक फोटो संभाल कर रखी थी, जो बीच में से फटी हुई थी। राजीव वह फोटो निकालकर डीएम साहब के सामने रख देता है। डीएम साहब उस फोटो को देखकर पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं। इसके बाद वह रोशनी को वहीं पर अरेस्ट करवा देते हैं। अपने पति को धोखा देने और झूठ बोलकर शादी के अपराध में एसपी मैडम के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा चलता है। कुछ दिनों बाद मुकदमा चलने के बाद रोशनी को सजा हो जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद डीएम साहब राजीव की मदद करते हैं और उसे एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप करवा देते हैं। राजीव उस बिजनेस में मेहनत करता है और अपने खोए हुए रुतबे को फिर से हासिल कर लेता है। वह अपने माता पिता से मिलने के लिए घर लौट जाता है। घर पहुंचने पर उसके माता पिता कहते हैं, बेटा तू कहाँ चला गया था? हमने तो कई बार तेरी पत्नी से भी संपर्क किया, लेकिन उसने कहा कि उसे नहीं पता तू कहाँ चला गया। उसने हमें बताया था कि तू डिप्रेशन का शिकार होकर इधर उधर भटक रहा है। हमने उसके घर वालों से भी बात की थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। हम तो बहुत परेशान हो गए थे। जब राजीव अपनी पूरी कहानी अपनी माता पिता से बताता है तो वे उसे सुनकर मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं कि उनके बेटे ने कितने कष्ट झेले हैं। इसके बाद राजीव के माता पिता डीएम साहब के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। वे कहते हैं कि साहब, आपकी वजह से आज हमारा बेटा फिर से इस समाज में सर उठाकर जी रहा है, वरना भिखारियों की तरह इधर उधर घूमता रहता। डीएम साहब कहते हैं, कोई बात नहीं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। अगर यह सब नहीं होता तो शायद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। ऐसी महिला पर क्या भरोसा, जो आज इसके साथ थी कल मेरे साथ, और हो सकता है मुझे भी छोड़कर किसी और के साथ चली जाती। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी जहां एक डीएम साहब की शादी में एक भिखारी आता है और अपनी सच्चाई से उनकी ही दुल्हन को सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? डीएम साहब अविनाश के बारे में आपकी क्या राय है? एसपी मैडम रोशनी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और उस भिखारी राजीव के बारे में आपकी क्या राय है? जो भी हो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।